साथियों नमस्कार। हम सभी लगातार अपनी वन लाइनर क्लासेस के माध्यम से हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से तैयार कर रहे हैं। आप सभी का सहयोग और साथ है और लगातार उत्साहवर्धन के साथ हम सभी लगातार यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन हम अपनी क्लासेस के माध्यम से आप सभी को करा सकें और बेहतर परफॉर्मेंस आप सभी परीक्षाओं में कर सकें। इसके लिए हमने बहुत ही उच्च स्तरीय जो प्रश्न हो सकते हैं, जो पॉइंट्स हो सकते हैं, उनका कलेक्शन किया हुआ है। उसी क्रम में आज हम सभी इस क्लास को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से हमारे लिए आवश्यक हो सकते हैं। तो इस क्रम में देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, रस के संबंध में रसौ वै सह कहकर उसे आनंद स्वरूप किस ग्रंथ में माना गया है। यानी रस के विषय में रसौ वै सह कहा गया है और ऐसा किस ग्रंथ में कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, उपनिषदों में कहा गया है और वहां पर रस को आनंद स्वरूप माना गया है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है आपको। जहां भी रसौ वै सह की बात आएगी, उपनिषदों से ये बात जुड़ जाएगी। भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार, आप सभी जानते हैं भरत मुनि के रससूत्र के 4 व्याख्याकार हुए हैं। उनमें भट्टनायक ने रस को क्या कहा है। तो चारों के नाम आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है भट्टनायक के विषय में कि भट्टनायक ने रस को क्या कहा है। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मास्वाद सविध, ब्रह्मास्वाद सविध यानी ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। तो ब्रह्मानंद सहोदर रस के विषय में किसने कहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार भट्टनायक ने यह बात कही हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, ध्वनि सिद्धांत के प्रबल विरोधी आचार्य कौन कौन है। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रबल विरोधी कौन कौन है, भट्टनायक, कुंतक और महिम भट्ट। इन तीनों के नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि ध्वनि सिद्धांत के प्रबल विरोधी के रूप में जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन कहाँ के विद्वान थे। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ध्वन्यालोक, इसके रचयिता हैं आनंदवर्धन जी। अब आनंदवर्धन कहाँ के आचार्य थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो ध्यान रखना है, आनंदवर्धन जो ध्वन्याकार कहे जाते हैं वो कश्मीर के निवासी थे। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो काव्यशास्त्र से पूछे जा सकते हैं। काव्यशास्त्र के प्रश्न भी आप सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट, ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा के पद पर किसे आसीन किया है। तो सभी ने काव्य की आत्मा के पद पर अलग अलग तत्वों को आसीन किया हुआ है। तो ध्वनि सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे आनंदवर्धन ने किसे आसीन किया काव्य की आत्मा के पद पर। तो आपको ध्यान रखना है, तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना को उन्होंने काव्य की आत्मा के पद पर आसीन किया हुआ है। तो ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आगे और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, लगातार बने रहें। साथियों, हमने यूपी एलटी जीडीसी जीआईसी की ऑनलाइन बैचेस शुरू की हुई है। ये जो हमारी नई बैच शुरू हो रही है वो 1 फरवरी से नई बैच शुरू होने जा रही है, जिसमें हम प्रामाणिक साहित्य इतिहास पुस्तकों के आधार पर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, अन्य गद्य विधाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं, सभी कुछ आपको इसमें उसका अध्ययन कराया जाएगा और नियम से पूरी क्लासेस चलेंगी। हिंदी व्याकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में अपेक्षित होते हैं वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। इसमें वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं उस तरह के प्रश्न होंगे। साथ ही जो लिखित परीक्षा होने वाली है, लिखित परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाएं, उन सभी पर हमारी ये क्लास फोकस होगी। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों रूप में ये उपलब्ध होगी। जो लाइव क्लास हम पढ़ेंगे गूगल मीट के माध्यम से या अन्य किसी भी तरीके से जो हम पढ़ेंगे, तो वो क्लासेस रिकॉर्डिंग के रूप में भी उपलब्ध होगी आप सभी के लिए। प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे, चाहे लोक सेवा आयोग वगैरह से हिंदी साहित्य के संबंध में जो पूछे गए प्रश्न होंगे, उन सभी का आंसर के साथ सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो ये बैच आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, जीआईसी और एलडी के लिए जो भी, साथ ही केवीएस एनवीएस में भी अब लिखित परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उन सभी के लिए आपके महत्वपूर्ण ये बैच शुरू होने जा रही है। और आप सभी के लिए सूचना है कि ये फीस 20% लेस यानी 20% का डिस्काउंट है। आप सभी ज्वाइन करेंगे जो 1 फरवरी तक, और शुरुआत की जो 50 छात्र ज्वाइन करेंगे
उनके लिए वो लिस्ट हम जारी करेंगे जिसमें जो शुरुआत के 50 छात्र होंगे उनके लिए 20% का ये डिस्काउंट ऑफर है और बहुत ही नियमित ढंग से हम सिस्टमैटिक पूरे इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो जुड़ने के लिए, कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स जो जानकारी चाहते हैं उनके लिए जानकारी है कि हमारे नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। देखते हैं अगला हमारा पॉइंट, रस निष्पत्ति की व्याख्या में साधारणीकरण की उद्भावना किसकी कल्पना शक्ति का योगदान माना जाता है। यानी रस निष्पत्ति में साधारणीकरण की उद्भावना, साधारणीकरण का सिद्धांत किसका योगदान है उसमें। तो ध्यान रखना है ये भट्टनायक की अवधारणा है, उन्हीं की कॉन्सेप्ट है उनका। ठीक है, अगला पॉइंट है भट्टनायक काव्य को शब्द व्यापार मानते हुए 3 व्यापारों का उल्लेख करते हैं। वो 3 व्यापार कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना है अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। काव्य को शब्द व्यापार मानते हैं और शब्द व्यापार मानते हुए 3 श्रेणी बताई भट्टनायक ने। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। काव्यशास्त्र के संदर्भ में जितनी भी क्लासेस हैं बहुत महत्वपूर्ण है हमारे चैनल पे, आप वहां अध्ययन कर सकते हैं और ये सारे पॉइंट्स आपके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट देखते हैं, रस की प्रतीति को अभिनव गुप्त क्या नाम देते हैं। जो रस हम प्रतीत करते हैं, जो हमें प्रतीति होती है, उसका अनुभव होता है, उसे अभिनव गुप्त क्या नाम देते हैं। वे लिखते हैं निर्विघ्न संविद विश्रांति। निर्विघ्न संविद विश्रांति कहकर रस की प्रतीति को किसने संबोधित किया है? तो आचार्य अभिनव गुप्त। तात्पर्य यह है कि कवि, नट एवं सामाजिक तीनों विघ्न रहित होते हैं, तभी रस की प्रतीति संभव हो सकती है। यानी कवि ने बिना विघ्न के कुछ लिख दिया है, नट जो नाट्य में इन्वॉल्व होता है वो अभिनय करता है, और सामाजिक जो देखने वाला है नाटक को, जो उसमें दर्शक के रूप में शामिल हो रहा है, इन सभी के बीच में जब कोई विघ्न नहीं होगा, ये शांति से बिना किसी बाधा के जब किसी दृश्य को देख रहे होते हैं, किसी काव्य को पढ़ रहे होते हैं या किसी नाटक को कर रहे होते हैं, तब निर्विघ्नम संविद विश्रांति, तब रस की प्रतीति आसानी से होती है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। यह टर्म किसका है? अभिनव गुप्त का। अगला पॉइंट देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है। तो ये आप सभी बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि साधारणीकरण किसका होता है, इसके विषय में सबके अलग अलग मत हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी साधारणीकरण किसका मानते हैं? वो कहते हैं कि आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। जब आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण हो जाता है तब रस की प्रतीति आसान हो जाती है। अगला पॉइंट है, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? आचार्य विश्वनाथ। तो साहित्य दर्पणकार भी इन्हें कहा जाता है। तो साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार विभाव आदि के व्यापार का नाम साधारणीकरण है। अब देखिए, शुक्ल जी कह रहे हैं कि आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण कहा जा सकता है, आलंबनत्व धर्म को, लेकिन साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कह रहे हैं कि विभाव आदि के व्यापार का नाम साधारणीकरण है। और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि साधारणीकरण किसका होता है? कवि की अनुभूति का। तो किसका साधारणीकरण हो रहा है? कवि की अनुभूति का। ये बात कौन कह रहा है? डॉक्टर नगेंद्र। तो इन सभी के अनुसार जब आप इन सारी बातों को ध्यान से तैयार कर लेते हैं तो काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके तैयार हो जाते हैं। देखते हैं अगले पॉइंट्स। अभिधा शब्द शक्ति। उद्भट, आचार्य उद्भट कहते हैं कि शब्दों का प्रत्यक्ष अर्थबोध ही अभिधा व्यापार है। यानी जिन शब्दों का जो अर्थ सीधे सीधे प्रत्यक्ष अर्थबोध जो हमें होता है वो क्या कहलाता है? अभिधा व्यापार। जिसमें हमें अपनी बुद्धि बहुत ज्यादा न लगानी पड़े, जिसमें व्यंजना को समझने के लिए क्षमता हमें न विकसित करनी पड़े, सीधे सीधे प्रत्यक्ष अर्थबोध जहां पे हो वो क्या है? अभिधा व्यापार। ये कौन कहता है? उद्भट। अब देखते हैं मम्मट क्या कहते हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं कि शब्द की वह शक्ति जो बिना किसी व्यवधान के मुख्य रूप से गृहीत यानी साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराती है, अभिधा कहलाती है। यानी शब्द जो कहा जा रहा है उसकी प्रतीति में, उसके अर्थ को समझने में बिल्कुल भी कोई रुकावट न हो रही हो, बिल्कुल कोई बाधा न हो रही हो, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है?
अभिधा कहलाती है, बाधा रहित। तो ये अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा है, आप सभी इसे बेहतर ढंग से तैयार कर ले। अब लक्षणा शब्द शक्ति किसे कह सकते हैं, तो तीनों में जो अंतर है वो हमें बेहतर ढंग से जानना होगा। मम्मट के अनुसार ही हम देखते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है। मम्मट कहते हैं कि मुख्यार्थ की अभिव्यक्ति पर बाधा के कारण मुख्यार्थ से संबद्ध जिस शब्द शक्ति से अन्य अर्थ लक्षित होता है वह आरोपित व्यापार लक्षणा कहलाती है। तो ये कह रहे हैं कि मुख्यार्थ की अभिव्यक्ति में बाधा हो रही है, मुख्य अर्थ शब्द का सामने नहीं आ रहा है, इसके कारण मुख्य अर्थ से संबद्ध उससे जुड़ा हुआ कोई अन्य अर्थ सामने आ जाए, तब वहां पे क्या आएगा, आरोपित व्यापार लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। ये परिभाषा के तौर पे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, लेकिन यदि आपको ये इसे उदाहरण के तौर पे समझना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इन तीनों शब्द शक्तियों को हम परिभाषा और उदाहरण दोनों के माध्यम से बहुत विस्तृत ढंग से भी एक नई क्लास में बता सकते हैं। यहाँ केवल परिभाषात्मक रूप में देख लेते हैं। अब देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है। एक तो देख लिया कि साक्षात अर्थ जहां पे निकल रहा हो, एक जहां मुख्य अर्थ बाधित हो रहा है और उसके कारण संबद्ध अर्थ सामने आ रहा हो। अब व्यंजना शब्द शक्ति क्या है, अभिधेयार्थ स्पष्टतः कहा जाता है, लक्ष्यार्थ सूचित किया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, और व्यंग्यार्थ का ध्वनन ही संभव है जो कथित या लक्षित न होने पर भी सहृदय द्वारा समझ लिया जा रहा है। यानी कोई संकेत नहीं किया जा रहा है, कोई अर्थ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी सहृदय जो है, जो श्रोता है, जो बुद्धिमान है, जिसकी तर्क क्षमता है, शब्द ज्ञान है, वो उस चीज को समझ लेता है। यानी कथित और लक्षित न होने पर भी सहृदय के द्वारा समझ लिया जाता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है, उसी को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। और इसी शब्द शक्ति को आनंद वर्धनाचार्य जी ने काव्य की आत्मा कहा है। तो इस रूप में इन सारी चीजों को आप देखेंगे तो बेहतर ढंग से पूरी की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। उम्मीद है काव्यशास्त्र के इन सारे पक्षों पर जो अब तक हमने बात की वन लाइनर नोट्स के रूप में आपके लिए उपयोगी होगा, और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आप इसे नोट कर सकते हैं। नोट न कर सके तो हिंदी साहित्य का हमारा जो शॉर्ट नोट्स है उसमें इस तरह के सभी वन लाइनर प्रश्नों का पूरा कलेक्शन है, जिसमें 40 बड़े साहित्यिक जो रचनाकार हैं उन पर वन लाइनर प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं पूरा कलेक्शन है। हिंदी साहित्य के इतिहास पर, अन्य गद्य विधाओं पर, महत्वपूर्ण रचनाओं पर, साथ ही 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक नगेंद्र और बच्चन की पुस्तक पर आधारित है। दूसरा हमारा जो नोट्स है यूपी हायर का, जिसमें हमने गद्य विधाओं, अन्य गद्य विधाओं और साथ ही महत्वपूर्ण काव्यों पर वन लाइनर नोट्स पूरा कलेक्ट किया हुआ है, जो पिछली बार परीक्षाओं में बहुत सारे विद्यार्थियों ने लिया हुआ था, प्रतियोगी छात्रों ने, उन सभी के लिए बहुत उपयोगी होगी, देख सकते हैं। और 1000 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज जो हमने करवाया था उसका भी कलेक्शन आ चुका है, तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। जिन्हें आवश्यकता हो वो संपर्क करेंगे, बाय पोस्ट 5 से 6 दिन में ये आपको प्राप्त हो जाता है। तो साथियों, इन सभी क्लासेस के साथ आज की ये क्लास हम कंप्लीट करते हैं, और वन लाइनर क्लास लगातार चलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि समय पर क्लासेस की पूरी सूचनाएं, चैनल की पूरी गतिविधि आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।